अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर बेटे हम 126 आज स्टडी करेंगे। मैन एंड हिज इन्वायरमेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने स्टडी करना है डैट इज़ टॉपिक नंबर 16.4 इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट हमने आज स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। The interaction among organism and between organism and the abiotic component of their environment produce steady and balanced ecosystem. Biogeochemical cycles also maintain the balance in ecosystem by recycling natural resources so that they do not deplete. Humans try to modify environment, cutting off trees to fulfill their need. This has upset the delicate balance in ecosystem and nature as well. Some of the human impact on the balance of ecosystem and nature are described below. टॉपिक हमने जो आज स्टार्ट करना है, जो भी जिसकी मैंने रीडिंग की है, डैट इज़ इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। आपको मैंने अभी बेटे लास्ट टॉपिक पे हमने कुछ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़े थे, जिसमें मैंने कार्बन साइकिल और मैंने नाइट्रोजन साइकिल आप लोगों को पढ़ाया था। बेटे इसी तरह एक वाटर साइकिल भी है, जो कि आप लोग पहले अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो कि वाटर का भी जो एक अमाउंट है बेटे, वो भी इन्वायरमेंट में हमारे इकोसिस्टम में जो है वो स्टेबल रहती है। एक साइकिल है जो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसी तरह आपका वाटर हो गया, और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि आपके इसी तरह जो है इकोसिस्टम में बैलेंस रहते हैं, ठीक है। ये रिसाइकलिंग होती रहती है और जो है इनका एक मेंटेन बैलेंस जो है वो इकोसिस्टम में रहता है। लेकिन ये अब इसमें थोड़े बहुत जो हैं प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आए हैं बेटे? प्रॉब्लम जो हैं वो ह्यूमन की वजह से, यानी कि इंसानों की वजह से आए हैं। इस इकोसिस्टम पे, हमारे जो इकोसिस्टम है जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। किस चीज़ पे? इकोसिस्टम के बैलेंस के ऊपर। कॉमन एग्जांपल इसकी ऐसे मैं देती हूँ कि ह्यूमन जो हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इनको अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। अब स्पेस तो पहले से ऑलरेडी से फिल है, तो नया स्पेस कहाँ से आएगा? नया स्पेस आने के लिए ह्यूमंस ने क्या किया कि उन्होंने ट्रीज़ की कटिंग शुरू कर दी, यानी कि फॉरेस्ट को ख़त्म करना शुरू कर दिया, ताकि उस लैंड पे वो लोग खुद रह सकें, अपने घर बना सकें। तो इस कटिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से बेटे अपना तो उन्होंने डिमांड पूरी कर ली, अपनी नीड्स तो पूरी कर ली, लेकिन इस जब ये कटिंग हुई, किसकी? फॉरेस्ट ख़त्म हुए, तो फॉरेस्ट ख़त्म होने की वजह से इकोसिस्टम का जो बैलेंस था वो क्या हो गया? वो ख़त्म हो गया। इकोसिस्टम हमने इतना कुछ ख़त्म कर दिया, हमने सारे के सारे जो है बर्ड्स का जो एक वो इन्वायरमेंट था जिसमें वो सरवाइव कर रहे थे फॉरेस्ट में, हमने ट्रीज़ ही कट कर दिए, ठीक है। ट्रीज़ की वजह से आपका फ्लड जो है वो रुक रहा था, ट्रीज़ की वजह से आपका टेम्परेचर बैलेंस हो रहा था। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, जो कि आपको फॉरेस्ट से, ट्री से, प्लांट से मिल रहे थे। लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली, अब ह्यूमन इतना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट आ चुका है इस इकोसिस्टम पे कि बिल्कुल इकोसिस्टम जो है वो हमारा तबाही की तरफ जो है वो जा रहा है। तो ऐसे कौन कौन से इम्पैक्ट हैं जो कि इंसानों की वजह से इकोसिस्टम पे आ रहे हैं और इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो आउट हो रहा है? तो वो सारे इम्पैक्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी जो है वो स्टडी करेंगे बेटे। पहला इम्पैक्ट जो वो डैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं अभी। The addition of greenhouse gases, for example, carbon dioxide, methane, ozone in atmosphere increases the temperature of the earth. These gases remain in the lowest part of the earth atmosphere and do not allow solar radiation to deflect back into space. As a result, heat remains within the earth's atmosphere and increase its temperature. This is called global warming. Due to global warming, polar ice caps and glaciers are melting faster than the time taken for new ice layers to form. Sea water is also expanding, causing sea level to rise. Due to melting glaciers, rivers overflow and causes flood. सबसे पहला जो ह्यूमन का इम्पैक्ट जो इकोसिस्टम पे बैठे हुआ है डैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? हमारी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है बेटे, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी गैसेस हैं जिनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कौन कौन सी हैं? वो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन है। ये क्या होगी? ये एटमॉस्फेयर में बेटे इंक्रीज़ होगी और इन गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। और ये जो गैसेस होती हैं ना, अर्थ की बहुत सारी लेयर्स है ना, हमने इस आगे
चैप्टर है आप लोगों का, उसमें आप लोग पढ़ोगे अर्थ की जो है, अर्थ को हमने बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड कर दिया ना। तो ये तमाम गैसेज जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है, ये तमाम की तमाम अर्थ की लोएस्ट पार्ट पे जो है रहती हैं। और ये क्या करती हैं कि जब सोलर रेडिएशन आती हैं अर्थ पे तो डिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। यार आपने फिजिक्स में बेटे स्टडी किया होगा कि जो रेज हैं वो बैंड बैक वो वापस चली जाती हैं, लेकिन ये जो एक लेयर बन जाती है किस चीज़ की बेटे, जैसे मैंने आपको बताया है जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, इन गैसेस की एक लेयर बन जाती है। जब इन गैसेस की एक लेयर बन जाती है तो जो सन की रेज हैं वो क्या होती हैं, वो वापस नहीं जा सकती, बैक इनटू स्पेस नहीं जा सकती। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हीट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ही रहती है, और उसके हीट की रहने की वजह से क्या हो जाता है, अर्थ का जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है बेटे, वो राइज हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये अर्थ के टेम्परेचर जो पूरा प्रोसेस है जिससे ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज रह रहा है ड्यू टू दीज गैसेज, ठीक है। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है बेटे ये बहुत ख़तरनाक है। अब विद इन फ्यू ईयर्स, पिछले कोई तकरीबन 7-8 सालों से जो है ग्लोबल वार्मिंग मतलब हर ईयर जो है ये इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। इसके इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर जो हैं वो तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट तो वो पहले भी होते थे, लेकिन उनकी मेल्टिंग की जो एक मतलब टाइम था ना, टाइम ड्यूरेशन वो बहुत स्लो था, तो इतना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। या जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्लेशियर थे वो तो मेल्ट ही नहीं होते थे। लेकिन अब क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है तो वो ग्लेशियर जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सी वाटर है वो भी बेटे बढ़ रहा है, राइज हो रहा है उसका लेवल। और इसी तरह जो जब ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो रिवर्स भी जो है, जो दरिया हैं वो भी ओवरफ्लो हो जाते हैं, और इन सब के रिजल्ट से क्या होता है, फ्लड आता है। और आपको पता है जब फ्लड आता है तो वो कितनी तबाही मचाता है, उसके फिर आगे डिफरेंट उसके जो हैं इम्पैक्ट्स आते हैं। पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है, जो पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग की, वो फ्लड से जो है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। तो बेटे ये जो पहला ह्यूमन इम्पैक्ट हमने भी पढ़ा, ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये गैसेस जो हैं जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पर रहती हैं तो ये क्या करती हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती हैं। और इस अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज़ होने को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये भी आपने करने हैं पेपरों के लिए। इन 1990 द यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). It provides scientific advice to the world leaders on issues like the buildup of greenhouse gases and its prevention. According to IPCC, Earth surface temperature has increased approximately 0.2 degree per decade in the past 30 years. बेटे ये आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है बताई गई है। आईपीसीसी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिफरेंट साइंटिस्ट को एडवाइसेस दी थी कि वो किस तरह ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है इसको मतलब किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मेजर्स बताए थे, ऐसी डिफरेंट तरह की जो है पॉइंट्स बताए थे कि जिससे हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग है, डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को जो है रोका जा सके या इसको बहुत कम किया जा सके। द मालदीव सर्वाइवल साइंटिस्ट fear that the sea level is rising up to 0.9 centimeter a year. Rise in sea levels have worst effect on coastal countries. Most of the island of the Maldives are less than 1 meter above sea level. It is estimated that within 100 years the Maldives might become uninhabitable and the citizen would be forced to evacuate. मालदीव सर्वाइवल बेटे, मालदीव जो है ये आपको पता है एक छोटा सारा आइलैंड ही है। और मालदीव जो है ज़्यादातर ये जो है सारा आपको जब जाहिर सी बात है आइलैंड है तो ये सी के पास ही होगा, ठीक है। और साइंटिस्ट ने जो है ये बताया है कि हर साल जो सी लेवल है वो तकरीबन 0.9 सेंटीमीटर जो है ना वो एनुअली जो है वो राइज़ कर रहा है। इसके राइज़ होने से यानी कि सी लेवल बढ़ने की वजह से, सी लेवल क्यों बढ़ता है, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो सी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो सी लेवल के बढ़ने से क्या हो रहा है कि जितनी भी कंट्रीज जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं यानी कि जो कि सी के मतलब किनारों पे, उनके एजिस पे या आइलैंड के तौर पे जो है वो वहाँ पे हैं,
उन सब को जो है बहुत ज़्यादा जो है उस पर इफ़ेक्ट आता है। जाहिर सी बात है, जब सी का लेवल बढ़ेगा तो पानी और आगे आ जाएगा, फ्लड आएगा और वो कंट्रीज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएंगी वहाँ से। तो मालदीव जो है वो सिर्फ 1 मीटर लेस रह गई है अबव सी लेवल। और इसका इट इज़ एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट है, एक अंदाज़ा है कि विद इन 100 ईयर जो मालदीव्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और लोगों को वहाँ से जो है वो मतलब मालदीव्स जो आइलैंड है उसको खाली करना पड़ेगा, लोगों को वहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा और लोग वहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में अक्सर आता है, इसको आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर टू द फिनोमेना इन विच सर्टन गैसेज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। The gases act like glass in the greenhouse, which does not allow the inner heat to escape. When sunlight reaches the surface of the earth, many of its energy is transferred into heat energy. The earth's surface reflects this heat energy toward a space as infrared radiation. The greenhouse gases trap infrared radiation and send it back to earth. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and important greenhouse gases. Since 1800, the amount of carbon dioxide in atmosphere has increased 30%. The amount of methane has more than doubled, and the amount of nitrous oxide has increased about 8%. ग्रीन हाउस बेटे इफेक्ट जो है ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें हमें ये जितना हमने अभी आपको मैंने पढ़ाया था ना ग्लोबल वार्मिंग, वहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस थी? कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, ओजोन था। तो इन तीनों गैसेस की वजह से जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर हीट क्रिएट कर रही हैं और ट्रैप कर देती हैं हीट को उसी एटमॉस्फेयर में, इस पूरे के पूरे इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये जो गैसेस हैं दे एक्ट लाइक ए ग्लास इन द ग्रीन हाउस विच डज इन इसकी ये आपको पहले ही मैंने बताया था कि ये गैसेस जो हैं ये एक ग्लास क्रिएट कर देती हैं, एक लेयर क्रिएट कर देती हैं। और उस लेयर की वजह से क्या होता है कि बेटे जो सनलाइट की रेज हैं उनकी रिफ्लेक्शन नहीं होती, वो वापस सन की सरफेस पे नहीं जाती, और जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये गैसेस एक कवर बना देती हैं ना, और जो इनर हीट है उसको निकल ही नहीं देती बाहर, यानी कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है उसको बाहर ही निकल दे रही। अब कोई भी चीज़ है, आप सपोज कोई भी आपने कवर किया हुआ उसके ऊपर आप ढक्कन दे दो तो वो चीज़ कैसे बाहर निकलेगी? ऐसे ही होगा, कवर आपने कवर कर दिया ना उसको। तो इसी तरह इन गैसेस ने भी जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर एक कवर बना देती हैं, और उन कवर की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ की हीट है या हीट वेव्स हैं या हीट रेज हैं वो क्या होती हैं, वो स्केप ही नहीं कर सकती, बाहर ही नहीं जाती, ठीक है। तो अर्थ के अंदर ही रहती हैं। जब अर्थ के अंदर ही रहेंगी तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता है, अर्थ जो है वो बहुत हीट अप हो जाती है, ठीक है। और जब सनलाइट भी जब अंदर आती है तो क्या होता है, सनलाइट भी जो है वो भी बेटे उसकी सन एनर्जी जो है, सनलाइट की सन एनर्जी है, वो एनर्जी भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये सारी की सारी जो सनलाइट से इंफ्रारेड रेज आती हैं उनको भी जो है वापस नहीं जाने देता। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी की सारी जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज इनको कहते हैं, ठीक है। और ये गैसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक तो इनका पहला इम्पैक्ट तो सबसे बड़ा यही है कि ये टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है, और जो है हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स पे, ये डिजीज़ भी कॉज कर रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो रूटीन लाइफ है उस पर भी बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट आ जाता है। तो फिर आगे आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है कि सिंस 1800 यानी कि जब से 1800 सेंचुरी स्टार्ट हुई है तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है बेटे वो रूटीन में इंक्रीज़ हो रही है। अब तक तकरीबन 30% जो है उसमें इंक्रीज़ आ चुका है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में। इसी तरह जो मीथेन की अमाउंट है वो भी डबल हो गई है, ठीक है, इतना उसमें भी इंक्रीज़ आया। और इन द एंड आपको नाइट्रस ऑक्साइड की भी बताई हुई है कि उसकी अमाउंट भी जो है 8% उसमें भी इंक्रीज़ आ चुका है। तो ये तमाम गैसेज जो हैं ये एनुअली जो है इनका जब अगर देखा जाए इनकी परसेंटेज तो ये तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है।
ये हमने जो सारा अभी पढ़ा था डैट इज़ इम्पैक्ट। कौन सा इम्पैक्ट था ये जिससे इकोसिस्टम जो है उसका बैलेंस आउट हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग। अगला जो इम्पैक्ट आता है वो क्या है, एसिड रेन। तो दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे डैट इज़ एसिड रेन। व्हेन रेन फॉल थ्रू पोल्यूटेड एयर इट कम्स अक्रॉस केमिकल्स सच एज ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। दीज केमिकल्स इंटरैक्ट्स विद वाटर वेपर्स in the presence of sunlight to form sulfuric acid and nitric acid. These acids remain as vapor at high temperatures. As temperature falls, the acid began to condense into liquid form and mix with rain or snow on the way down to earth. This makes rain acidic with pH rain 3 to 6. Some of the significant ill effects of acid rain are: acid rain destroys the necessary nutrient present in the water of river and lakes. It also lowered the pH of water. Most of the aquatic animal cannot survive at this pH. Acid rain washes nutrient out of soil, damages the bark and trees or leaves of trees and harms root hair. Leaf pigment, chlorophyll are also destroyed. Metallic surface exposed to acid rains are easily corroded. Fabric, paper, leather products lose their material strength or disintegrate easily. Building materials such as limestone, marble, dolomite, mortar, and slate are weakened with acid rains because of the formation of soluble compound. Thus, acid rain is dangerous for historical monuments. The building of famous Taj Mahal has been corroded at many places due to acid rains. सेकेंड हमने ह्यूमन का इम्पैक्ट जो इकोसिस्टम पे है वो हमने भी स्टार्ट किया, डेट इज़ एसिड रेन। व्हाट इज़ एसिड रेन? एसिड रेन क्या चीज़ है? बारिश, यानी कि जब भी बेटे रेन होती है, व्हेन अगर किस जगहों पे पोल्यूटेड एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, स्पेशली आपकी ये जो फैक्ट्रीज़ का स्मोक है या ऑटोमोबाइल्स का स्मोक है, जिन एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती है, वहाँ पे जब बारिश होती है तो बेटे बारिश के अंदर बहुत सारे केमिकल्स सच एज ऑक्साइड्स जो हैं सल्फ़र के और नाइट्रोजन के क्या कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ये केमिकल क्या करते हैं, ये वाटर वेपर्स के साथ इनका रिएक्शन होता है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि इन केमिकल्स का रिएक्शन होता है वाटर वेपर्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? कौन से जो मैंने ऑक्साइड्स बताए थे, सल्फर के और नाइट्रोजन के, जब ये वाटर वेपर में मिक्स अप होके रिएक्शन करते हैं तो क्या चीज़ बना देंगे बेटे? ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे और नाइट्रिक एसिड बना देंगे। क्या बना देंगे? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और ये दोनों एसिड जो हैं ये वेपर्स की फॉर्म में जो है वो रहेंगे, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर फॉल डाउन होता है ये एसिड जो हैं ये कंडेंस करते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके रेन के अंदर मिक्स हो जाते हैं या स्नो के अंदर मिक्स होके अर्थ की सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की रेन को या इस तरह की स्नो को जिसमें ये दोनों एसिड बेटे शामिल हों, कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इस तरह की रेन को हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन्स कहते हैं। एसिड रेन की जो पीएच है वो कितनी है? 3 to 6 है। ठीक है, एसिड रेन जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है बेटे, और इसके बहुत ज़्यादा बैड जो है इम्पैक्ट है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ मेन डिसएडवांटेजेस मैं आपको भी बताती हूँ। पहला मेन डिसएडवांटेज एसिड रेन का ये है कि ये क्या करती है कि जितना भी वाटर है किसका, रिवर का और लेक का, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके तमाम न्यूट्रिएंट्स जो पानी के हैं वो क्या कर देगी? ख़त्म कर देगी। इट लोड्स द पीएच ऑफ वाटर, ये पानी की पीएच जो है उसको भी कम कर देती है। और बहुत सारी एक्वेटिक एनिमल, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं बेटे, वो इस पीएच पे सर्वाइव ही नहीं करते। अल्टीमेटली क्या हो जाती है? उनकी डेथ हो जाती है। कॉमन एग्जांपल इसकी बहुत सारी फिशेस ऐसी हैं जो कि इन एसिड रेन की वजह से उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है उनकी पॉपुलेशन पे, और फिशेस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी जो है वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि वाटर जो है उसकी पीएच जो है वो लो हो गई है, एसिडिक वाटर बन गया। फिर सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एसिड रेन जो है ये सॉइल से न्यूट्रिएंट जो है उनको वॉश आउट कर देती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट जो है सॉइल का न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं। पहले तो हमने पानी की वाली वाटर वाली बात की, हमने कहा सॉइल का न्यूट्रिएंट ख़त्म कर देती है। और सॉइल में ही आपको पता है सारे प्लांट ग्रो किए होते हैं, और प्लांट के
को अपनी जो है वो ग्रोथ के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि सॉइल के न्यूट्रिएंट ही एसिड रेन ने ख़त्म कर दिए। इसके अलावा जो है जब ये एसिड रेन हो रही होती है, जब ऊपर से बारिश हो रही है, तो जब ये ट्रीज़ की बाग पे यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके स्टेम की, ट्रीज़ की, या इसके अलावा जो उनके लीव्स हैं उनको भी जो है ये डैमेज करती है। इसके अलावा जो रूट हेयर्स हैं उनको भी ये डैमेज करेगी, और लीफ के अंदर जो पिगमेंट है डेट इज़ क्लोरोफिल वो भी जो है इन जो एसिड रेन है उनकी वजह से वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आपका आता है अगला जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि मेटेलिक सर्फेसिस जो हैं जब उनके ऊपर एसिड रेन पड़ती है तो बेटे वो भी क्रोडेड यानी कि उनको भी वो भी ख़राब हो जाती हैं। अगर आपने उर्दू में अक्सर देखा होगा कि यार इस चीज़ को जंग लग गया है, इसके ऊपर पानी गिरता है, तो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पोल्स भी बाहर लगे होते हैं, ठीक है। तो जो भी मेटल की चीज़ें बनी होती है मेटालिक, ठीक है, जब उनके ऊपर एसिड रेन पड़ती है तो बेटे दे आर इजीली करोडेड। कॉमन एग्जांपल इनकी फैब्रिक है, पेपर है, लेदर है, ये भी अपनी मटेरियल स्ट्रेंथ ख़त्म कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाते हैं। इन द एंड जो इसका लास्ट डिसएडवांटेज दिया हुआ है वो क्या है कि जो बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल क्या है कि वो मटेरियल जिससे हम लोग जो है बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है, मार्बल है, डोलोमाइट है, मोर्टर, स्लेट, ये तमाम चीज़ें बेटे बिल्डिंग मटेरियल है। जब इनके ऊपर एसिड रेन होती है तो क्या होता है कि ये बिल्डिंग मटेरियल वीक होना शुरू हो जाते हैं। वीक होते होते क्या हो जाएगी, ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता 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 डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल जो है ये इसकी जो है बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स आपने देखे होंगे, पुरानी बिल्डिंग्स देखी होंगी आपने, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बाहर टाइल्स लगी होती हैं या मार्बल लगा होता है वो सारा ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है। तो वो जो मार्बल का ख़त्म होना है वो एसिड रेन की वजह से होता है। कॉमन एग्जांपल इसकी ताजमहल है, जो कि इंडिया में एक मोनूमेंट है, इट इज़ ताजमहल। वो जो है बहुत सारी जगहों से जो है उसकी क्रोजन हो चुकी है, क्रोडेड हो चुका है, ठीक है, ड्यू टू एसिड रेन्स। तो हमने आज के टॉपिक में बेटे दो मेजर इम्पैक्ट पढ़े। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या, कौन से इम्पैक्ट जो इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर रहे थे वो कौन कौन से हमने पढ़ लिए। एक हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, दूसरा हमने एसिड रेन पढ़ा। ग्लोबल वार्मिंग क्या थी, ये वो वार्मिंग थी जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की गैसेस थी जिनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, मीथेन, ओजोन, इन गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे थे। फिर हमने एसिड रेन पढ़ा। एसिड रेन क्या होता कि पोल्यूटेड एरियाज़ में जब बारिश होती है तो बेटे बहुत सारे केमिकल जो हैं, स्पेशली ऑक्साइड्स जो हैं सल्फ़र के और नाइट्रोजन के, वो इंटरेक्शन करते हैं और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो वाटर वेपर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर जब बारिश होती है या स्नो आती है तो ये केमिकल्स उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, और अब जो बारिश हो रही है, जो रेन नीचे पड़ेगी अर्थ की सरफेस पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। और ये रेन जो है बहुत डेंजरस होती है क्योंकि इसकी पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है, यानी कि पीएच जो उसकी रेंज है 3 to 6 हो जाएगी, ठीक है। और इस एसिड रेन के जो हैं बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं, ये बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जो है रिस्पायरेटरी इश्यूज भी काज करती है, और कुछ और भी मेन इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो सारे मैंने आपको जो है कवर करवा दिए। आज के टॉपिक के लिए बेटे इतना ही है। आज बस आपने इसी को कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह जो बाकी अगला हमारा ह्यूमन इम्पैक्ट होगा वो कमिंग लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके साथ ही मैं भी जो है अब टॉपिक अपना ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।